ओके तो भाई लोग आज का स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हो चुका है जो कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के पेपर रिव्यू के बाद पहला स्मैकडाउन का शो था। भाई लिटरली डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत सारी चीजें दिखाई हैं शो पे। साथ ही साथ हमको ये भी पता चल गया कि कोडी रोड को आगे जाके कौन फेस करने वाला है उनकी चैंपियनशिप के लिए। सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। बिना टाइम वेस्ट के सीधा वीडियो शुरू करते हैं। बस उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले का जो शो की स्टार्टिंग है वो हमको नाया जैक्स के प्रोमो के साथ देखने को मिलता है, जहां पे सबसे पहले निकोल्डिस नाया जैक्स को एज ए न्यू क्वीन ऑफ द रिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। नाया जैक्स निकल के आते हैं, सबसे पहले वो अपने क्वीन ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट की बात करते हैं कि भाई मैंने आपसे पहले बोला था कि इस साल की क्वीन ऑफ द रिंग तो मैं ही बनने वाली हूं और फाइनली मैं आपके सामने इस साल की क्वीन ऑफ द रिंग बनके खड़ी हूं। इसके बाद वो बैली के और समर स्लैम के बारे में बात करते हैं कि भाई अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास पावर है, मैं बैली को फेस करने वाली हूं समर स्लैम के अंदर और समर स्लैम में चैंपियनशिप लेने वाली हूं बैली से। अब बैली के बारे में नाया जैक्स ये सब बातें कर ही रही होती है, इतने में हमारी चैंपियन बैली भी निकल के आ जाती है। अब बैली आके कुछ बोल पाती है, इससे पहले पाइपर नेविन और चेल्सी ग्रीन आके बैली के ऊपर अटैक कर देती है। हमको छोटा सा चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन और नाया जैक्स के बीच में फेस ऑफ देखने को मिलता है, जहां पे चेल्सी ग्रीन ये बात बोलती है कि भाई समर स्लैम के अंदर तुम चैंपियनशिप के लिए फेस तो करने वाली हो, बट बैली को नहीं, पाइपर नेविन को फेस करने वाली है, क्योंकि पाइपर नेविन बैली से चैंपियनशिप लेने वाली है। अब ये होगा या नहीं होगा ये तो हमको आगे पता चली जाएगा, बट फिलहाल ये सब सुन के नाया जैक्स तो वहां से कट लेती है। बैली की तो भाई बहुत बुरी हालत कर दी थी चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन ने मिलकर, और देख के साफ साफ पता चल रहा है कि आगे जाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई पाइपर नेविन और बैली के बीच में चैंपियनशिप के लिए मैच करवाने वाली है। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज से एजे स्टाइल्स और निकोल्डिस के बीच में भी एक छोटा सा सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां पे एजे स्टाइल्स ने ऐसा सस्पेंस क्रिएट कर रखा है कि आज वो स्मैकडाउन के ऊपर कुछ करने वाले हैं, बट जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। निकोल्डिस भी थोड़ा बहुत पूछने की ट्राई करता है, बट एजे स्टाइल्स बताते नहीं और सस्पेंस जो है वो कंटिन्यू रहता है। वैसे ये सारा सस्पेंस था किस लिए वो हमको आगे शो पे पता चली गया था, मैं भी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वीडियो पे बने रहना। इसके बाद गाइस हमको ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस टमासो ciampa के बीच में एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है, एंड इस मैच की रिंग साइड पे जोनी गर्गानो होते हैं, ग्रेसन वॉलर भी तो, और काफी सारी इंटरफेरेंस करने की भी ट्राई करी ग्रेसन वॉलर ने, बट जोनी गर्गानो ने उनको संभाल लिया था। काफी सारी इंटरफेरेंस होने के बाद भी इस मैच में जो विक्ट्री है वो टमासो ciampa ले जाते हैं, और टमासो ciampa को भाई काफी टाइम बाद मेरे ख्याल से सिंगल्स विक्ट्री मिली है, और ऑस्टिन थ्योरी को डब्ल्यूडब्ल्यू ने चैंपियनशिप होने के बाद भी हरवा दिया। ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, बट फिलहाल इस मैच में जो विक्ट्री है वो टमासो ciampa ले जाते हैं। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज से एले नाइट का एक छोटा सा सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां पे एले नाइट इस चीज को बोलते हैं कि भाई मैंने अपना जो अपोनेंट है वो बिल्कुल क्लियर कर लिया और मेरे को मैच चाहिए लोगन पॉल के साथ यूएस चैंपियनशिप के लिए, और लोगन पॉल को हराकर मैं न्यू यूएस चैंपियन बनना चाहता हूं। तो मतलब एले नाइट अपनी तरफ से क्लियर है कि भाई उनको तो लोगन पॉल के साथ यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच रेसल करना। अब पता नहीं लोगन पॉल इस चीज के ऊपर अग्री होंगे या नहीं होंगे, वो चीज तो तभी पता चलेगी जब लोगन पॉल शो पाएंगे, बट फिलहाल एले नाइट अपनी तरफ से क्लियर है कि भाई वो लोगन पॉल को फेस करने वाले यूएस चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद गाइस शो पे हमको अंड्राडे वर्सेस अपोलो क्रूज के बीच में एक सिंगल्स मैच दिखाया जाता है, एंड इस मैच के अंदर पता नहीं क्यों एंजेलो गार्जा अंड्राडे की मदद करने आए हुए थे, जबकि अंड्राडे को मदद चाहिए भी नहीं थी। मतलब खामखा कि एंजेलो गार्जा इस मैच के अंदर काफी सारे इंटरफेरेंस करे तो, और इस इंटरफेरेंस के चलते इस मैच में जो विक्ट्री है वो अंड्राडे ले भी जाते हैं। विक्ट्री मिलने के बाद एंजेलो गार्जा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो सेंटोस एस्कोबार को ही बुला लेते कि भाई अब तो ये हमारी टीम ज्वाइन कर लेगा अंड्राडे। अंड्राडे आते हैं वहां पे और आके चुपचाप इनको इग्नोर मार के वहां से निकल जाता है, जिसपे सेंटोस एस्कोबार का भी चश्मा उतर जाता है कि भाई हमने तो इसकी मदद करी मैच जीतने के लिए और ये हमारी टीम ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो मतलब बहुत फनी सा मूवमेंट था, अंड्राडे ने ऐसी बेइज्जती सी कर दी सेंटोस एस्कोबार और उनकी टीम की। देखने में बहुत ज्यादा मजा आया कि अंड्राडे ने इनकी हेल्प से मैच भी जीत लिया और इनकी टीम को ज्वाइन भी नहीं किया। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज से ब्लड लाइन का भी एक सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां पे पॉल हेमन सोलो सिकोबा को समझा रहे होते हैं कि भाई जब रोमन रेंस कंट्रोल में थे तो जो सारी चीजें हुआ करती थी वो मेरे और रोमन रेंस के बीच में डिस्कस होने के बाद हुआ करती थी। मतलब अगर ब्लड लाइन में किसी को लेना था तो वो पॉल हेमन और रोमन रेंस डिसाइड करते थे, आपस में डिस्कस करते थे, उसके बाद किसी मेंबर को ब्लड लाइन में लिया जाता था। बट सोलो सिकोबा जब से तुम्हारे हाथ में कंट्रोल आया तुमने सारे नियम बिल्कुल बेकार कर दिया। तुम ऐसे बंदों को ब्लड लाइन के अंदर ले आए हो जिनकी ब्लड लाइन के अंदर जरूरत भी नहीं है, जो बंदे बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो किसी की सुनते नहीं है, खून खराबा करने से भी ये लोग डरते नहीं है। तुमको रोमन रेंस की गैरहाजिरी में ये सब करना नहीं चाहिए, तुमको रोमन रेंस की गैरहाजिरी में जो चीजें करनी चाहिए वो तुमको मेरे से पूछ के करनी चाहिए, मेरी सलाह लेनी चाहिए, बट तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो, जो तुम्हारे मन में आ जा रहा वो करे जा रहे हो। जबकि तुम्हें रोमन रेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोडी रोड्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, जिसके ऊपर सोलो सिकोबा जवाब देते कि भाई देख मैं जो कर रहा हूं मैं अपनी जगह ठीक कर रहा हूं, रोमन ने अपनी जगह ठीक किया था, मैं अपनी जगह ठीक कर रहा हूं, और रही बात कोडी रोड की तो कोडी रोड के ऊपर मैंने ध्यान रख रखा है, तेरे को भी नहीं पता किसी को भी नहीं पता, बट कोडी रोड के ऊपर मेरा पूरा ध्यान है। अब सोलो सिकोबा कोडी रोड का कैसे ध्यान रख रहे हैं, किस वे में रख रहे हैं या क्या सोच के उन्होंने बोला भाई कुछ भी नहीं पता, क्योंकि कोडी रोड की तो कोई स्टोरी ही नहीं चल रही अभी ब्लड लाइन के साथ, बट स्टिल सोलो सिकोबा ने ऐसा बोला तो हम श्योर कुछ ना कुछ रीजन तो होगा इसके पीछे, बाकी जो भी होगा हमको आगे पता चली जाएगा। बट फिलहाल आज शो पे ये चीज तो क्लियर हो गया कि भाई कोडी रोड अभी भी निशाने पे है ब्लड लाइन के। इसके बाद गाइस हमको रिंग के अंदर शो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले हमको केविन ओवेंस रिंग के अंदर देखने को मिलता है। केविन ओवेंस डायरेक्टली ब्लड लाइन के बारे में बात करने लगते हैं कि बैकलैश के अंदर ब्लड लाइन ने मेरे ऊपर बहुत ब्रूटल तरीके से अटैक किया था, उनको लगा था कि मैं अब तो कई सालों के लिए या कई महीनों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू से गायब हो जाऊंगा, बट आप सबको पता है कि मेरी ब्लड लाइन के साथ जो स्टोरी चल रही है, जो फ्यूड चल रही है, उससे मैं दूर रह नहीं सकता, मैं ब्लड लाइन को तोड़े बिना रह नहीं सकता, और जो चीज ब्लड लाइन ने बैकलैश के अंदर मेरे साथ करी थी वही चीज वो स्मैकडाउन के ऊपर रैंडी ऑर्टन के साथ करने वाले थे, और मैं रैंडी ऑर्टन को तो पिटते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता, इसीलिए मैं वापस आ गया और अब मैं ब्लड लाइन के अगेंस्ट खड़ा हूं। अब केविन ओवेंस ये सब बातें बोल ही रहे होते हैं, इतने में हमको वहां पे पॉल हेमन देखने को मिलते हैं जो कि ब्लड लाइन को रिप्रेजेंट करने आए थे। पॉल हेमन आके सबसे पहले केविन ओवेंस को समझाते कि देख भाई केविन ओवेंस अब तू फर्क समझ ले, पहले वाली जो ब्लड लाइन थी वो अलग ब्लड लाइन थी और अब वाली जो ब्लड लाइन है वो बहुत ज्यादा अलग
ब्लड लाइन है। पहले वाली जो ब्लड लाइन थी उसका कंट्रोल था रोमन रेंस के हाथ में। रोमन रेंस लोगों की रिस्पेक्ट करता था, वो अच्छे रेसलरों की रिस्पेक्ट करता था, वो हर किसी को चोट नहीं पहुंचाता था, इसीलिए तुम लोग पहले वाली ब्लड लाइन से पंगा लेने के बाद भी सेफ थे। बट अब वाली जो ब्लड लाइन है उसका कंट्रोल है सोलो सिकोवा के हाथ में, और जो सोलो सिकोवा ने मेंबर रिक्रूट करे हैं ब्लड लाइन के अंदर, उनके भाई कोई भी रूल नहीं है, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तेरे को कैसे भी हार्म कर सकते हैं। तो मैं तेरे को बस इतना समझा रहा हूँ कि तू इस वाली ब्लड लाइन से दूर रहे, जिसपे केविन ओवेंस भाई कहाँ ही समझने वाले थे। केविन ओवेंस भी यहाँ पे बहस करने लगता है कि देख भाई पॉल हेमन, मेरी 4 साल से ब्लड लाइन के साथ फ्यूड चल रही है और मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि कौन कंट्रोल में है या कौन नहीं है, या कौन मेंबर है या कौन नहीं है। मैं तो ब्लड लाइन के अगेंस्ट खड़ा हूं, उन्होंने मेरे को पीटा, मैं तो बदला लेने वाला हूं। वी वांट रोमन के यहाँ पे बहुत सारे चैंट्स लगने लगते हैं, और भाई क्राउड को देख के यहाँ पे हमारे पॉल हेमन भी इमोशनल हो जाता है। पॉल हेमन भी इस बात को बोलते हैं कि भाई इस एरिना में अगर कोई सबसे ज्यादा रोमन रेंस को देखना चाहता है तो वो मैं हूं, मुझे सबसे ज्यादा रोमन रेंस की जरूरत है। और पॉल हेमन को इमोशनल देख के ना लग रहा था यार बस अब रोमन रेंस वापस आ जाए। मतलब पॉल हेमन जिस तरह से चाह रहे थे ना कि रोमन रेंस आ जाए, काश उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस का रिटर्न करवा देती। मतलब जो मूवमेंट होता ना रोमन रेंस और पॉल हेमन के बीच में, भाई वो देखने में मजा ही आ जाता। बिल्कुल। फिलहाल पॉल हेमन केविन ओवेंस को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे होते कि भाई इस वाली ब्लड लाइन से दूर रहे, बट केविन ओवेंस ये बात समझ नहीं रहे होते। पॉल हेमन हो जाते हैं भाई बिल्कुल फ्रस्ट्रेट, वो केविन ओवेंस पे चिल्लाने लगते हैं, और हाथ पता नहीं कैसे केविन ओवेंस का उनके माइक पे लग जाता है, जिसके बाद वाला मोमेंट आ जाता है कि अब केविन ओवेंस पॉल हेमन को तोड़ने वाले हैं। बट इतने में सोलो सिकोवा का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। सोलो सिकोवा निकल के आते हैं अपनी ब्लड लाइन के साथ, और केविन ओवेंस रिंग में अकेले होते हैं। बट इतने में केविन ओवेंस का साथ देने के लिए वहां पे स्ट्रीट प्रॉफिट आ जाते हैं। इनके बीच में थोड़ी बहुत ब्रूल भी हो जाते हैं, जिसमें केविन ओवेंस और सोलो सिकोवा भाई पता नहीं कहां ही लड़ते लड़ते निकल जाते हैं, और हमको फिर मैच देखने को मिलता है टोंगा ब्रदर्स वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच में। इस मैच की बात करें तो देखो मैच की जो स्टोरी लाइन थी वो तो काफी ज्यादा दमदार थी, उस हिसाब से मैच मेरे को थोड़ा बहुत फीका लगा। हालांकि स्ट्रीट प्रॉफिट ने इस मैच में काफी अच्छा रेसल किया, और लग भी रहा था कि शायद स्ट्रीट प्रॉफिट इस मैच के अंदर विक्ट्री ले जाएगी। बट वो ये ना कि टांगा ब्रदर्स अभी अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में आया, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको हारते हुए तो वैसे भी नहीं दिखा सकती, तो इस मैच में जो विक्ट्री है वो टांगा ब्रदर्स ले जाते हैं। बट हाँ, स्ट्रीट प्रॉफिट ने रेसल काफी अच्छा किया। इसके बाद गाइस शो पे हमको वुमेन्स डिवीजन की तरफ से एक टैग टीम मैच भी देखने को मिलता है, जो कि न्यूमी एंड बैली वर्सेस चेल्सी ग्रीन और पाइपर के बीच में होता है। ज्यादा कुछ बताने लायक इस मैच में है नहीं, बस इस मैच में शॉकिंगली जो विक्ट्री है वो चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन ले जाती है। अब आता है शो का मेन इवेंट, जहां पे एजे स्टाइल्स कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करने वाले थे जिसकी पूरे शो पे सस्पेंस बना हुआ था, और किसी को भी नहीं पता कि भाई एजे स्टाइल्स करने के वाले हैं। एजे स्टाइल्स सबसे पहले निकल के आते हैं, साथ में उनके लुक गैलोस और कार्ल एंडरसन भी आते हैं, जो कि बैक स्टेज से उनके साथ हो लेते हैं। देख के लग रहा था कि शायद एजे स्टाइल्स अपना रिटायरमेंट अनाउंस करने आ रहे हैं, मतलब जैसे एजे स्टाइल्स ने सूट वूट पहन रखा था, देख के मुझे तो यही लग रहा था। थोड़े एजे स्टाइल्स यहाँ पे इमोशनल भी थे। एजे स्टाइल्स रिंग में आते हैं और वो क्राउड से बात करना स्टार्ट करते कि भाई तुम मेरे साथ हर मूवमेंट में थे, जहां मैंने मैच रेसल किए, जहां मैंने चैंपियनशिप जीती, जहां मैंने विक्ट्री अपनी एंजॉय करी, वहां सारे मूवमेंट में तुम लोग थे, तो आज इस मूवमेंट भी तुम लोग होने चाहिए। मतलब एजे स्टाइल्स ने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया था कि वो रिटायरमेंट की तरफ ही हिंट कर रहा है। इसके बाद वो लुक गैलोस और कार्ल एंडरसन के बारे में बात करते कि भाई तुम लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, तुम मेरी फैमिली की तरह हो। एक लास्ट बार वो अपना वो मूवमेंट कर लेते हैं, वो जो तीनों मिलकर वो जो उंगलियां मिलाते हैं, उसका नाम मुझे पता नहीं, वो वैसे वाला मूवमेंट भी करता है जिसपे लुक गैलोस और कार्ल एंडरसन थोड़े से इमोशनल भी लग रहे थे मेरे को। एजे स्टाइल्स यहाँ पे कोडी रोड के बारे में, कोडी रोड की चैंपियनशिप के बारे में बात करते हैं कि भाई मैंने निकोल्डिस से बात करी थी और उससे बोला था कि मेरे को एक और मौका दे दो चैंपियनशिप के लिए लड़ने के लिए। बट निकोल्डिस ने मेरे से साफ साफ ये बोल दिया कि भाई अगर तेरे को मौका चाहिए तो जाके पीछे लाइन में खड़ा हो जाए, क्योंकि काफी सारे लोग और हैं। बट इस चीज के लिए मैं निकोल्डिस को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो अपनी सिर्फ ड्यूटी कर रहा है। इसके बाद एजे स्टाइल्स कोडी रोड को कॉल आउट करता है। कोडी रोड निकल के आता है। कोडी रोड के पास ना तो चैंपियनशिप है और ना ही वो अपना थीम सॉन्ग वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, बस चुपचाप रिस्पेक्ट देते हुए एजे स्टाइल्स को वो आते हैं। कोडी रोड आते हैं वहां पे, जिसपे एजे स्टाइल्स अपने बैकलैश के मैच के बारे में बात करते हैं कि भाई बैकलैश के अंदर जो मैंने तेरे साथ मैच रेसल किया वो मेरे पूरे करियर का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच था, और मैं चैंपियनशिप नहीं जीत पाया, बट कोई बात नहीं, बट मेरी लाइफ में वो मेरे को हमेशा याद रहेगा, उस लेवल का वो मैच था। एजे स्टाइल्स यहाँ पे मतलब सारी अच्छी अच्छी फेस कैरेक्टर वाली बातें कर रहे होते हैं। कोडी रोड भी बोलते हैं कि भाई तूने बैकलैश के अंदर बहुत ज्यादा कोशिश करी, बहुत ज्यादा टफ तूने मैच दिया, मैं तेरे को उसके लिए थैंक यू बोलता हूँ, तेरे करियर के लिए थैंक यू बोलता हूँ। इसके बाद वो एजे स्टाइल्स का हाथ वाथ उठाते और सारी तरफ रेस करते, देख के लग रहा था कि भाई अब तो एजे स्टाइल्स का रिटायरमेंट हो गया, एजे स्टाइल्स का गुड बाय टाटा होने वाला है यहाँ से। बट तभी ऑल ऑफ अ सडन एजे स्टाइल्स भाई कोडी रोड के ऊपर अटैक कर देते हैं। मतलब ये जो सारा रिटायरमेंट का जो चक्रव्यूह रचाता है एजे स्टाइल्स ने, सारा फेक था। मतलब कुल मिला के बात ये थी कि अगर निकोल्डिस ने मौका नहीं दिया तो भाई एजे स्टाइल्स ने खुद ही मौका बना लिया कोडी रोड के अगेंस्ट। और अगर आप चैनल पे एक्टिव हो तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि एजे स्टाइल्स के साथ यहाँ से दो सीन हो सकते हैं, या तो वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर जा सकते हैं, या फिर वो और ज्यादा बड़े लेवल के हील कैरेक्टर बन सकते हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन हो चुका है। एजे स्टाइल्स भाई बहुत बड़े वाले हील कैरेक्टर बन गया, बहुत बुरी तरह से उन्होंने कोडी रोड को पीटा है। लुक गैलोस और कार्ल एंडरसन ने भी भरपूर साथ दिया, उन्होंने सिक्योरिटी को आने नहीं दिया, और एजे स्टाइल्स ने मन भर के भाई कोडी रोड को यहाँ पे पीटा है। शो यहीं पे खत्म हो गया, बट यहाँ से ये चीज क्लियर हो गया कि कोडी रोड फिर से एजे स्टाइल्स को फेस करने वाला है उनकी चैंपियनशिप के लिए, और पॉसिबली ये मैच हमको क्लैश एट द कैसल के अंदर देखने को मिलने वाला है। सच बता रहा हूँ भाई, जिस तरह से एजे स्टाइल्स का रिटायरमेंट प्लान करके डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सारे जो एंगल दिखाया ना भाई, बहुत ज्यादा मजा आया देखने में। और अब जो मैच होगा वो तो और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि एजे स्टाइल्स जो है भाई वो हील कैरेक्टर में एक कदम और आगे चले गए हैं। बाकी जो भी होना है इसमें वो आने वाले स्मैकडाउन के ऊपर ही होना, तो उसका वेट करते हैं। बाकी आगे अगर कुछ अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये वीडियो करते हैं खत्म, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।